गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर प्राग इतिहास या फिर पाषाण काल, स्टोनिक एज। स्टोनिक एज के क्या वर्गीकरण है, इसका क्या क्या क्लासिफिकेशन और किस स्थल से कौन से इसमें उपकरण मिले पत्थर के, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास हम किसे कहते हैं? मानव के क्रियाकलापों की या उसके रहन सहन की ऐसी अलिखित जानकारी जो हमें किसी विभिन्न स्थलों से प्राप्त होती है कि कहीं मानव कोई गुफा में रहता था या फिर कहीं, लेकिन कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या आ जाएगा? आदि इतिहास में मानव के क्रियाकलापों, रहन सहन की ऐसी जानकारी जो हमें लिखित रूप में मिलती है लेकिन वो लिखावट हमसे नहीं पढ़ी गई है आधुनिक मानव से, वो क्या हो जाएगा? आदि इतिहास। ये आदि इतिहास होगा। तो आदि इतिहास का एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें, जो मानव उसमें रहता था शिलाश्रों में या लिखित हमें जानकारी, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, उसी का उदाहरण। प्राग इतिहास का उदाहरण हो जाएगा पाषाण काल, जिसमें पाषाण के यानी कि पत्थरों के या प्रस्तर के हम उपकरण या टूल्स बनाते थे या हथियार बनाते थे। नंबर 3 आ जाएगा इतिहास, मानव के क्रियाकलापों, रहन सहन की ऐसी जानकारी जहाँ से हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं और वो लिखावट, वो लिपि हमारे द्वारा पढ़ी जा चुकी है, उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास। तो इतिहास में जो शुरू होता है ये वैदिक काल से होता है, जब वेद लिखे गए थे। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहाँ से इसका लिखित प्रमाण, चूँकि वेद सभी संस्कृत शास्त्रों में लिखे गए हैं, उनका लिखित प्रमाण मिलता है, वो सब किस में आ जाएगा? इतिहास में। तो इतिहास की 3 ब्रांचेज क्या क्या हुई? प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो हम ये डिस्कस जो करने वाले हैं ये प्राग इतिहास पर करने वाले हैं। तो प्राग इतिहास में सन्नी गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन भी बंद कर दिया। और खैर, प्राग इतिहास, अब प्राग इतिहास को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें क्या आ जाएगा? पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। सेकंड, मीसोलिथिक एज या मध्यकाल, मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल या नियोलिथिक। इनका कार्यकाल के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए तो इतिहासकारों के अनुसार जो इसका वर्गीकरण है, जैसे कुछ का वर्गीकरण ब्रूसफुट ने किया था। एक इतिहासकार थे ब्रूसफिट, यूरोपियन। उन्होंने कार्यकाल का जो विभाजन किया या फिर वस्तुओं, पत्थर के जो वस्तुएं, उपकरण खोजे गए, उनके आधार पर पूरा पाषाण काल का जो एज थी 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक बीसी। आप पहले इसका लॉजिक समझिए सन्नी जी कि ये 25 लाख से हम ये छोटे की तरफ क्यों लिखते हैं। देखना, इसका लॉजिक ये, जैसे अब वर्ष 2023 चल रहा है और 2023 कौन सा? गारगेरियन कैलेंडर। गारगेरियन जो यूनान के जो दार्शनिक थे, गारगेनिक एक वहाँ के राजा हुए हैं, उनके एक मंत्री ने बनाया था और ये सबसे अधिक मान्य, सबसे अधिक देश इसी कैलेंडर का अनुसरण करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर या गोरगेरियन कैलेंडर कहेंगे। तो इसके वर्ष कितने हुए? 2023, सन 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये 2023 आ जाएगा। सन 2023 समय तो इससे पहले भी था, तो इससे पहले का जो समय था अगर हम उसको माइनस से इंडिकेट करते हैं, -1, -2, -3, -4, तो माइनस ऐसे ही करके 25 लाख वर्ष, ये जो 25 लाख जो माइनस का समय है, जो हम पीछे जाएंगे उसको हम BC लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और जो सन प्लस में होगा 2023 तक जब कैलेंडर शुरू हुआ गारगेरियन, इसका जो समय आएगा ये AD में आएगा, एंडोमिनी। इसको तो हम बोलते हैं क्या? ईस्वी। ये तो ईस्वी आ जाएगा। और ये ईसा पूर्व। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म से संबंधित प्रवर्तक हुए हैं, कि ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व का समय है वो तो BC हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उनका नाम था ईसा मसीह का। और जो उनके बाद का, जन्म के बाद का समय है वो ईस्वी यानी कि AD है ना। तो अलग अलग इसकी मान्यता है कि जब कैलेंडर शुरू हुआ तो सन 1 और 1 था, यानी कि 1 जनवरी सन 1। लेकिन सन 1 कैसे हो जाएगा? 1 वर्ष तो तब होगा ना जब 12 महीने होंगे, और 12 महीने बनने के लिए जैसे यहाँ पर 0 वर्ष होना चाहिए था, क्योंकि यूनान में 0 का आविष्कार नहीं था। 0 का आविष्कार भारत में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। गुप्त एक कैलेंडर चला है 319 ईस्वी में। यहाँ पर एक किताब लिखी गई, आर्यभट्टियम, जो हमारे दार्शनिक थे या ज्योतिषविद थे, आर्यभट्ट। उन्होंने आर्यभट्टियम और पंचसिद्धांति का पुस्तक लिखी है। दशमलव का और 0 का उसमें वहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो उससे पहले 0 नहीं थे, क्योंकि 0 भारत की जननी है।
और जो गार्गेरियन होता है यूनानी, उनकी जो काउंटिंग गिनतियाँ होती हैं वो आज भी ऐसे होंगी, वो ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, फिर सेकंड के लिए 2 डंडे, इसके लिए 3 डंडे, और ऐसे ही फिर 10th को ये लिखते हैं, 9th को 1 डंडा पहले, फिर 11 के लिए ऐसे। उसमें आज भी ये ऐसे ही रोमन पद्धति में लिखते हैं। तो रोमन जो पद्धति होगी यूनानी, उसमें काउंटिंग ऐसे चलेगी। हमारी जो गिनती होती है उसमें 0 भी होता है। तो 0 का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था तो पहला वर्ष क्या माना गया, 1 तारीख थी, वो पहला महीना जनवरी, और सन भी 1 था, यानी कि वर्ष 1 हुआ था। पहले दिन कैसे वर्ष 1 हो जाएगा, जो भी उनकी मान्यता रही, जो भी कैलकुलेशन। खैर कैलेंडर तो इसे चले हुए 2023 वर्ष हुए, इतना कोई भी कैलेंडर नहीं चला। तो जो कैलेंडर शुरू होने के बाद का समय AD, और कैलेंडर से पहले का जो समय है वो वो BC हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। तो अगर हम बात करते हैं 25 लाख ईसा पूर्व, और आज कितना है, सन 2023, तो 25 लाख में 2000 जोड़िए, 25 लाख 2023 वर्ष पुरानी बात है। आया समझ सर? ओके। तो ऋतिक देखना, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के पृष्ठ के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है प्रस्तर या पत्थर, स्टोनिक। स्टोन के हमने पत्थर या उस टाइम पर हथियार बनाए या उपकरण बनाए, टूल्स बनाए, उनके आधार पर। तो पहले को हम क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इनका काल कितना है, समय 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है पूरा पाषाण काल, वस्तुओं के निर्माण के आधार पर। दूसरा 10,000 से 4,000 वर्ष पूर्व तक का मध्य पाषाण काल, और 4,000 से 1,000 वर्ष पूर्व तक का आ जाएगा नवपाषाण काल। तो किस काल में कौन से उपकरण बने, कौन कौन सी संस्कृति ने जन्म लिया, उसके आधार पर अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का एक नाम और भी होगा, पूर्व पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा या पूर्व पूरा पाषाण काल ना, यह आ जाएगा इंग्लिश में लोअर पेलियोलिथिक एज। मध्य पूरा पाषाण काल को मिडल पेलियोलिथिक एज, और ये उच्च पूरा पाषाण काल को अपर पेलियोलिथिक एज। तो इनका भी काल क्या होगा, काल 25 लाख से 9 लाख तक को निम्न पूरा पाषाण काल, क्योंकि पूरा कितना है 25 से 10,000, और यहाँ पर 25 से 9 लाख तक निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद में 9 लाख से 40,000 तक मध्य पूरा पाषाण काल, 40,000 BC से 10,000 BC तक उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और भी अन्य इनको भी किया गया है, लेकिन वो इतनी डीप अभी नहीं जाएंगे। ये तो इसका काल का वर्गीकरण हुआ। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, फिर आदि इतिहास और फिर इतिहास शुरू हो जाएगा। यानी कि इसके जस्ट जो बाद हम चैप्टर आएगा सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता या सिंधु संस्कृति। उसके बाद आ जाएगा वैदिक कल्चर। तो ये 1000 वर्षों तक हम क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में वस्तुओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। देखना, पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, पिक इसकी लेना चाहें स्क्रीनशॉट वो भी ले सकते हैं, बना के टेबल, तब ये याद हो जाएगा सभी। हाँ जी, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल सबसे पहले उसको अलग अलग विभाजित किया गया ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण। ये तो इतिहासकारों के अनुसार जो उनसे वस्तुएं संस्कृति मिली हैं। खैर जी, अच्छा नष्ट कैसे हुआ है, अच्छा वो तो अगर हम ये देखते हैं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, या तो ये भूगर्भिक गतिविधियाँ कोई ऐसी होगी। देखना भैया पूछ रहे हैं कि जब ये संस्कृति थी ये नष्ट कैसे हुई है ना, तो नष्ट इसलिए हुई या तो कोई भूगर्भिक उथल पुथल हुई है, या हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कोई की है। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना क्या था, ये हमने नेचर के साथ में छेड़छाड़ की हुई है बहुत पहले। वो कहते हैं ना कि ये मानव के द्वारा उसमें कोई कलाकृतियाँ ऐसी हो, कार्य ऐसे करता है, तापमान में वृद्धि होती है, ये सब होता है, भूकंप आते हैं। जब तक पृथ्वी पर इंसान नहीं था भूकंप तब भी आते थे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि भूकंप को हमने जन्म दिया, हाँ उसको त्वरित कर दिया गया। उससे क्या होगा, जो बैलेंस करती है पृथ्वी अपने आप को, या नेचर जो भी हो तो बैलेंस रखती है खुद ही, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ या तो हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, या फिर कोई भूगर्भिक गतिविधियाँ हुई, कोई उल्का पिंड टकरा है, या कुछ भी हो सकता है ऐसे, है ना, उससे नष्ट हुआ है। हड़प्पा काल का जब पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता जब इतनी विकसित वो सभ्यता थी वो नष्ट कैसे हुई,
तो उसमें एक पढ़ा जाएगा कि लकड़ी की नालियाँ उन लोगों ने बनाई है। इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी को या पेड़ों को एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, बहुत ज़्यादा काटा गया है। एक पल्ले वाले दरवाजे के प्रमाण वहाँ से मिलते हैं। लकड़ी की नालियाँ मिलती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम, गंदा पानी जिसमें बहता है। अब तो हम सीमेंटेड बनाते हैं ईंटों से, वो क्या बनाते हैं? लकड़ियों से। और लकड़ियों की अगर नाली तक बनी है, इसका मतलब पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई होगी तभी। तो वही हुआ ना, नेचर से छेड़छाड़ की है, प्रकृति से छेड़छाड़ की है उन्होंने। खैर, इसमें देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, वो पहले ये पढ़ेंगे पूरा पाषाण। देखना, पूरा पाषाण काल में कुछ संस्कृतियाँ मिली हैं। जैसे एक आएगा इसमें पेबुल संस्कृति या चापर चोपिंग, चापर चोपिंग संस्कृति। ये संस्कृति एक सभ्यता वर्ड होता है, एक संस्कृति, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखना, संस्कृति क्या होती है? संस्कृति किसी अनुभव के आधार पर संस्कृति, जैसे बोलते हैं ना कि ये परिवार तो बहुत ही सुसंस्कृत है, बहुत ही वेल कल्चर्ड। तो वेल कल्चर्ड अगर हैं, उसके अनुभव अच्छे रहें, आप अच्छी अच्छी सब बातें सीखते हैं, ये हमारे क्या कल्चर में ढल जाएगी, ये संस्कृति कहलाएगी। फिर जो हमारे अनुभव के आधार पर होती है, वो अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, बुरे अनुभव भी होते हैं। जो अच्छे अनुभव हैं उनके आधार पर संस्कृति जन्मती है, जो लॉन्ग टाइम तक चलती है। और उस संस्कृति के आधार पर जहाँ पर वो सुसंस्कृत लोग रहेंगे या उनके द्वारा बनाएगी ऐसी कीर्तियाँ, ऐसी क्रिएशंस, वो क्या सभ्यता कहलाएंगी। जैसे जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, ये सुसभ्य है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर नहीं रहे हैं, बाद में कोई खोजे इसको, वो अंदाज़ा लगा सकता है कि अच्छा सबके निवास अलग अलग हैं, वेल कल्चर ये बना हुआ है कि यहाँ पर सभ्य लोग रहते थे, इसलिए सभ्यता कहलाएगी, सिविलाइजेशन। इसमें वेल कल्चर्ड लोग रहते थे। तो अगर ये देखा जाए ना, क्या डिफरेंस दोनों में हुआ? संस्कृति एक अमूर्त फॉर्म में होती है, अमूर्त रूप, वो दिखाई नहीं देती, जबकि अनुभव की जा सकती है। और सभ्यता दिखाई देती है। जैसे ये घर बने हुए हैं, बिल्डिंग बने हुए हैं, अगर कालांतर में कुछ ऐसी घटना हो जाए और कहीं से जो इतिहासकार हैं वो इसको खोज निकाले इस बिल्डिंग को, तो वो इससे आइडिया लगाएंगे कि ये एक सभ्यता थी, इसमें सभ्य या संस्कृत लोग रहते थे, वेल कल्चर्ड लोग रहते थे। ठीक है ना? तो ऐसी है कुछ संस्कृतियाँ, कुछ सभ्यताएं मिली हैं। एक थी चापर चापिंग संस्कृति, और एक आ जाएगा हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। इससे क्या मीनिंग हुआ? चापर चापिंग से, हैंड एक्स से। हैंड एक्स ये होगा, एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी को। तो कुल्हाड़ी हाथ में पकड़कर चलाते थे उस टाइम के जो मानव रहे होंगे इंसान, वो हाथ में कुल्हाड़ी थी और ऐसे वो अपना शिकार करते थे। हाथ से क्यों पकड़ते थे? क्योंकि अगर लकड़ी का वो हैंडल लगाएंगे, आज की डेट में अगर देखते हैं जो कुल्हाड़ी होती हैं उसमें एक लकड़ी का हैंडल होता है लगा हुआ, और लकड़ी तो हैंडल छील कर लगाई जाएगी। सवाल तो ये है ना कि छीला किससे गया होगा, है ना? उसमें हैंडल कैसे लगाएंगे? काट कर। काटने के कोई यंत्र नहीं बने थे हमारे पास, अभी तक सिर्फ पत्थर थे, प्रस्तर था। तो पत्थर को नुकीला बनाया गया, शिकार करने में आसानी हुई। इसी काल में मानव ने सबसे पहले जैसे आग जलाना सीखा था, तो ये पूरा पाषाण, इसमें पूरा पाषाण काल में इसमें आग का आविष्कार हुआ। जो हथियार थे, उनके उपकरण थे, वो छोटे होते चले गए। तो बड़ा एक पत्थर होगा हैंड एक्स, उसको जब नुकीला वो बनाएंगे, जैसे नुकीला ये इस टाइप से बन जाएगा, ये ऐसे यहाँ से वो हाथ में पकड़ते थे इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हाथ में पकड़ेंगे, ये हैंड, और ये कुल्हाड़ी का रूप करता था। तो कुल्हाड़ी के रूप में इसे शिकार को पकड़ने में या उसके फिर मारने में उसकी सहयोग करते थे, उसकी सहायता लेते थे। तो ये क्या आ जाएगा? हैंड एक्स संस्कृति, ऐसे पकड़ा जाएगा। तो ये तो हमारा हैंड हो जाएगा, और ये पत्थर का टुकड़ा, हैंड एक्स संस्कृति। इसके सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं, एक तो उत्तरी भारत से, और दूसरे एक जगह है मद्रास में, अतिरमपक्कम। मद्रास में एक स्थान का क्या नाम है? अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम, यहाँ से अवशेष मिले हैं। एक बेलन घाटी आ जाएगी, बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? अगर हम इसकी बात करते हैं, ये यूपी में मिर्ज़ापुर जिले में, मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर सोनभद्र ये एरिया पड़ेगा, ये कौन सी घाटी हो जाएगी? वैली सोहन घाटी। तो सॉरी, बेलन घाटी। घाटी हम किसे बोलते हैं? जो दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र होता है। तो अगर ये देखें, यूपी में तो पहाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर तो, लेकिन सोनभद्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। नॉर्थ अगर हम इसमें बात करते हैं जिले सहारनपुर की, उसमें भी तलछटी में आता है, वो तलहटी हिमालय की हो जाएगी, तराई क्षेत्र, बेहट का जो क्षेत्र पड़ता है, तो हिमालय रेंज यहाँ तक हो जाएगी। लेकिन दो घाटी, उसके पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र घाटिया वैली कहलाएगा। तो हो सकता है कि एक जो पहाड़ियाँ बची हुई हैं सोनभद्र में, पहले कभी बहुत साल पहले वहाँ पर दूसरी पहाड़ियाँ भी, उनके बीच का जो क्षेत्र ये घाटी कहलाएगा। तो एक लाइन में आप समझिए कि बेलन घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, खास तौर से मिर्ज़ापुर में। इसमें भी कुछ अवशेष मिले हैं ऐसे हैंड एक्स संस्कृति के। लेकिन अगर हमें एक आंसर लगाना पड़े, हम अतिरमपक्कम मद्रास लगाएंगे, तमिलनाडु।
एक दूसरी घाटी है सोहन घाटी। सोहन घाटी का जो क्षेत्र विस्तार है, सोहन घाटी, सोहन घाटी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र पड़ेगा, है ना, पाकिस्तान में हम कह सकते हैं सोहन घाटी। ये जम्मू कश्मीर से और पाकिस्तान तक फैली हुई है सोहन घाटी। इससे भी अवशेष मिले हैं, किससे? पूरा पाषाण काल के, जो अब से कुछ उपकरण ऐसे थे पत्थर के बनाए हुए 25 लाख वर्ष पूर्व से 40 ये इसमें 10,000 वर्ष पूर्व तक उनकी एज ये निकलती है। अच्छा, जो एज निकालते हैं इनका कार्य ये काल कि कोई भी उपकरण, कोई भी पत्थर वो किस काल का हो सकता है, कब उन्होंने उपकरण अपना बनाया। सॉरी, एक तो कार्बन डेटिंग विधि होती है C14, कार्बन की मात्रा जैसे जैसे घटती जाएगी उसकी आयु कम होती चली जाएगी। सेकंड, एक यूरेनियम डेटिंग विधि से अगर हमें 50 वर्षों या 100 वर्षों से अधिक की आयु निकालनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की, हम वहाँ पर यूरेनियम डेटिंग विधि का सहारा लेते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन विधि से निकालते हैं, तो कार्बन डेटिंग विधि या फिर यूरेनियम डेटिंग विधि, उससे एग्जैक्ट आयु आ जाती है उसकी कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है सर, क्या पूछ रहे हैं आप? सोहन घाटी वो लिखा जम्मू कश्मीर से और पाकिस्तान का, पहले तो एक ही था, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान एक ही क्षेत्र में आएगा जी। तो ये पाकिस्तान के पंजाब में या जम्मू कश्मीर से फैली हुई थी। तो सोहन घाटी और बेलन घाटी। एक आ जाएगी इसमें नर्मदा घाटी। नर्मदा, देखना नर्मदा कहाँ है? MP में। नर्मदा नदी भी बहती है कि नर्मदा के बारे में पहले भी आपको बताया था कि भारत की सीधी नदी और उल्टी नदी है ना, नर्मदा नदी। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, और 4 राज्यों में प्रवाह धारा होती है इसकी। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इसको गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसे सीधी नदी और उल्टी नदी बोलते हैं। सीधी नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पाइरल नहीं बनाती, सर्पिले आकार में इसका बहाव नहीं है, ये सीधी चलती है। और दूसरा, ये भारत की उल्टी दिशा में चलती है। उल्टी दिशा का मतलब क्या हुआ? अधिकांश जो नदियां हैं भारत की, ये पूरब से पश्चिम में बहती हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया, पश्चिम से पूर्व में, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये पूरब से पश्चिम बहती है, इसलिए इसको उल्टी नदी। तो भारत की उल्टी नदी नर्मदा, भारत की सीधी नदी भी नर्मदा। ठीक है, इसका लॉजिक फिर आपको बताएंगे उसमें ग्राफ में। तो ये कुछ घाटियाँ हैं। एक यहाँ से चापर चापिंग, ये भी समझिए चापर चापिंग क्या होता है कि एक बड़ा पहले पत्थर था कोई, ये स्मूथ पेबुल, इसको हम क्या बोलते हैं? पेबुल। पेबुल, जो नदियों में पत्थर बहते हैं वो चिकने हो जाते हैं, उनका जो सरफेस है चिकना हो जाएगा, स्मूथ, वो पेबुल। और जब वो लुढ़क कर दूसरी स्थान पर जाएंगे, हज़ारों किलोमीटर की ऐसी उसमें सफ़र तय करेंगे, उसके बाद में वो नुकीला बन जाता है या कहीं से टूट जाता है। जब वो नुकीला बन जाएगा पेबुल से, अब ये क्या बन जाएगा? चापर बन जाएगा। चापर इससे छोटा हो जाएगा। और जब ये बिल्कुल ही माइक्रो बन जाएगा थोड़ा, अब ये चापिंग बन जाएगा, चापिंग। तो चापर चापिंग संस्कृति, लोग इन पत्थरों का भी प्रयोग करते थे नेचुरली रूप से, जो शार्प हो जाएंगे। जैसे ये पूरा पत्थर है, इसका एक सिरा नुकीला बन गया, या तो इसकी कुल्हाड़ी उन्होंने बनाई, या दूसरा एक खुरचनी शब्द पढ़ा जाएगा, स्क्रैपर और बिदरायनी। ये जो ये उपकरण थे ये किसके थे? पूरा पाषाण काल के। कौन कौन से? स्क्रैपर, एक तो स्क्रैप करने वाला, खुरचने वाला किसी चीज़ों को, जब वो शिकार करते होंगे तो उनकी खाल को खुरचते होंगे। दूसरा, किसी को हिट करने के लिए, जैसे होल करना है उसमें, तो बेदरायनी भी होती थी एक, बयूरिन, है ना, बयूरिन और स्क्रैपर। सॉरी, गर्मी बहुत लग रही है भैया। भीमबेटका, हाँ वो भी गुफा है। सॉरी, एक भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका ये भोपाल से 80 किलोमीटर दूर होगा भीमबेटका। यहाँ पर शैलाश्रय बने हुए हैं, गुफाएं हैं। इनकी संख्या लगभग 40 से 80 तक बताई गई है कि पहला जो मानव ने शरण ली थी उस गुफा के अंदर ली थी। यहीं पर एक वो पड़ता है रायसेन। तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन में, और जो ये उसके पास है भोपाल के। वहाँ से उन्होंने दीवारों पर उसकी जो सेल बनी हुई है, दीवारें उबड़ खाबड़, उस पर कुछ अंकलन भी किया है। दीवारों पर जैसे लाइनें खींच दी गई। अब उन्होंने कोई लिपि लिखी है या फिर कोई उनका गेम था ऐसा खेलने वाला, या क्यों उन्होंने, क्योंकि वो लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। तो वहाँ से भी प्रमाण मिलते हैं। कहाँ कहाँ हुआ? भीमबेटका मध्य प्रदेश, मद्रास का अतिरमपक्कम, बेलन घाटी UP, और सोहन घाटी जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान तक, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। इनसे सबसे अवशेष मिले हैं। संस्कृति के नाम क्या हो जाएंगे? हैंड एक्स संस्कृति, या फिर दूसरा है चोपर चापिंग। चोपर किसे बोलते हैं? पत्थर के छोटे टुकड़े। चापिंग उनके भी छोटे टुकड़े बने हैं। तो ये किस में आएगा? पूरा पाषाण काल में। और एक इसी काल में अग्नि का भी आविष्कार हुआ है, आग का आविष्कार।
इसी में किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार। पत्थर को रगड़ते थे वो आपस में आग जलती थी, क्योंकि जब उसका नुकीला बनाने की कोशिश करते होंगे, वो नहीं कि उन्होंने आग का ही आविष्कार किया हो कि आग पत्थर से जलेगी, ये क्या ज्ञान था उनके पास, क्योंकि अब से पहले नहीं थी ऐसी बात। उन्होंने क्या किया, जब वो उनको खुरसते होंगे अपने शार्प बनाने के लिए पत्थरों को, पत्थर से स्पार्किंग होती होगी, वो आग बनी, फिर आग धीरे धीरे ऐसे ही, फिर शिकार करना जान गए, फिर पशुपालन करना, फिर कृषि करना, उसके बाद में भोजन की व्यवस्था होगी। तो तारतम्यता कंटिन्यूटी ऐसे चली है। नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अगर नोट करना है तो नोट करते रहिए साथ साथ आप, इसमें कुछ भी आपको अगर नया लगे तो। सेकंड, इसमें मध्य पाषाण देखना। मध्य पाषाण में मध्य पाषाण काल, मीसोस्टोनिक एज, मीसोलिथिक। मध्य पाषाण काल का काल क्या आ जाएगा इसका? 10,000 BC से और 4,000 BC तक। ये कहीं पर 9,000 पे लिखा है, 9,000 से 4,000 तक, कहीं पर 8 भी लिखा हुआ है ना। परीक्षा में खैर ये समय नहीं पूछा गया कि काल क्या रहा है। इनकी विशेषता मध्यकाल की देखना। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनके वेपन्स थे या फिर टूल्स थे, उपकरण, वो और भी माइक्रो बनते चले गए, उनमें शार्पनेस आने लगी, यानी कि तीक्ष्णता। जैसे चाकू होता है ना, वो तेज़ हो जाता है उसकी धार, शार्प होने की चाकू जैसा बना दिया गया। क्योंकि लोहे का आविष्कार नहीं था, सब कुछ पत्थर का ही बना हुआ था। इसमें संस्कृति का नाम ही पाषाण काल होगा, है ना, स्टोनिक एज, सब कुछ पत्थर के बने हुए थे। तो यहाँ से इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक, इसी काल को माइक्रोलिथिक काल, माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बड़े पत्थर थे अब उनको छोटे पत्थरों में ढाल लिया गया, तोड़कर या जैसे भी शार्प करके छोटे माइक्रो बने, वो शिकार करने में और उनको आसानी हुई। तो एक तो माइक्रोलिथिक किसे बोलते हैं? मध्य पाषाण काल को बोलते हैं। क्या क्या चीज़ें इनके, कौन कौन से स्थल हैं? एक, इसमें सबसे पहले पशुपालन करना सीखा था, पशुपालन, पशुपालन यानी जैसे डेयरी फार्मिंग होती है, पशुओं को पालने लगे थे। और सबसे पहले जो पशु पाला गया था ये डोगी, कुत्ते को पाला गया था, कुत्ता। ये सबसे पहला पालतू जानवर था इंसान के द्वारा। और इसमें एक जगह पड़ती है आदमगढ़, 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 और एक आ जाएगी बाजोर, बाजोर। एक इसी के समकालीन एक स्थल है सराय नहार, सराय नहार, और महदहा, 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 दैदवाद, महदहा, है ना। कौन कौन से? आदमगढ़, बाजोर, सराय नहार और महदहा। इनकी क्या विशेषता? इसी काल में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन से जागरूक हुए थे लोग, और अब वो पेट्स एनिमल पालने लगे। कौन सा एनिमल? डॉग। डॉग को, कुत्ते को सबसे पहले पाला गया था। देखना, सब ये समझते हैं कि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, कुछ भी, सभी जानवर वफादारी के ही होते हैं जब तक उन पर आक्रमण ना किया जाए या उनको अटैक ना किया जाए, तब से वो ये एग्रेसिव नहीं होते। खतरा पड़ने पर ही हम पर हमला करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी जो प्राणी हैं, सभी जानवर वफादारी होते हैं। दूसरा, कुत्ते को हम क्यों पालते हैं? क्योंकि कुत्ते को भोजन देने के लिए एक्स्ट्रा में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या तो अपना ही बचा हुआ भोजन दे देते हैं उसको। अगर हमने भोजन कुत्ते को भी नहीं दिया, वो अपना भोजन अपने आप सर्च करता है, अपने आप खोजता है। दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको आपको बांधना पड़ेगा, उनको भोजन भी आप ही को देना पड़ेगा। तो वो तो है ही, कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। जैसे गाय भैंस ये दूध देती हैं, वफादारी का प्रतीक नहीं है ना। वो तो दूध उनके बच्चों के लिए ना, वो अपने बच्चों को पिलाएं। तो लेकिन ये भी वफादार हैं, सारे ही प्राणी वफादार ही होते हैं। तो ये नहीं उसका यह कुत्ता वफादार होता है, सभी वफादार होते हैं। ये है ना, कुत्ता अपना भोजन स्वयं करना जानता है, और प्राणी नहीं करेंगे अगर वो पेट्स बन जाएंगे। खैर, तो सबसे पहले कौन सा पाला गया? कुत्ता पाला गया। और आदमगढ़, और इसमें क्या? बाजोर। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, एमपी के आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन के अवशेष मिले हैं। और दूसरा बाजोर है राजस्थान में, राजस्थान, बाजोर राजस्थान में भी पशुपालन के ये अवशेष मिले। उन्हीं कुत्ता और भी पशुओं को पालने लगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डॉग था। सबसे पहला प्राणी, सबसे पहला जानवर डोमेस्टिक जो हुआ था वो कुत्ता हुआ था। सराय नहार और महदहा ये कहाँ पर आ जाएंगे? प्रतापगढ़ और इलाहाबाद का क्षेत्र, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसका नाम अब क्या हुआ है? ये प्रयागराज। सराय नहार ये यहाँ पर गाँव पड़ते हैं उस टाइम पर। इनसे क्या हुआ है? यहाँ पर मानव के सबसे पहले कंकाल मिले हैं, जो स्केलेटन्स मिले हैं ह्यूमन बीइंग के, मानव के कंकाल, सराय नहार और महदहा।
तो सराय नहर से, लेकिन ये अस्त व्यस्त अवस्था में। अभी तक हम स्वाधान प्रणाली नहीं जानते थे। किसी अगर मृत है व्यक्ति कोई, उसकी अंत्येष्टि हम कैसे करेंगे, उसको कैसे दफनाएंगे या चीता जलाएंगे, ये हमारे पास अभी तक टेक्निक नहीं थी। अस्त व्यस्त अवस्था में उनके अवशेष मिले हैं। अच्छा, इसके लिए कौन सा, सराय नहर और मैदा। इस काल में और क्या हुआ, एक तो पशुपालन, और यहाँ पर अब पशुओं का वो उपयोग भी करना जानेंगे, किस पशु से क्या कार्य लेना है ना। लेकिन जब ये अपनी परिपक्व अवस्था में आया, वो नवपाषाण काल में आया था। तो इसकी क्या क्या विशेषता हुई, एक तो यहाँ के जो उपकरण थे वो शार्प होते चले गए, छोटे होते चले गए। तो नाम क्या दिया इतिहासकारों ने, माइक्रोलिथिक। और इसके कुछ साइट्स होंगी, कुछ ये स्थल थे, आदमगढ़, बाजोर, सराय नहर और मादा। यहाँ से क्या मिला है, सराय नहर और मादा से मानव के कंकाल मिले हैं अस्त व्यस्त अवस्था में। और दूसरे जो बाजोर से और आदमगढ़ से, इनमें पशुपालन के अवशेष मिले हैं। इससे क्या मिले हैं, कंकाल, मानव कंकाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं नवपाषाण काल। ये अगर चाहें तो आप इसे नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इसी तरीके से, ये बुक्स में आपको डिफरेंट मिल सकता है समय, लेकिन फिर भी बहुत अप्रोक्स है। कई किताबें हैं उनमें सब में डिफरेंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट सन्नी देखते हैं आप नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय है वो क्या है, 4000 से 1000। नवपाषाण काल, नवपाषाण 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या क्या हुआ है, एक तो डोमेस्टिफिकेशन, पशुपालन अपनी चरम सीमा पर था, अब कई पशुओं पालने लगे थे। दूसरा यहाँ पर कृषि के भी प्रमाण मिलते हैं, फसल के प्रमाण। इसमें क्या, कृषि और पशुपालन। एक तो इसमें क्या किया गया, कृषि, खेती, अब ये खेती करने लगे थे। और एक पशुपालन, पशुपालन एक जगह यहाँ से पड़ती है मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान, उसमें स्थित है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से यहाँ जौ, गेहूँ और रुई की खेती करने का प्रमाण मिले। मेहरगढ़ कहाँ है, ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इसके लिए एक प्रोवर्ब जारी है, प्रोवर्ब, संज्ञा। इसके बारे में कोटेशन है क्या, कि मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी की डलिया कहा गया है, रोटी का भंडार। चूँकि अन्न यहाँ पर उपजाने लगे थे, इसे क्या कहा है, रोटी का भंडार, रोटी का भंडार। ये किसे संज्ञा दी इतिहासकारों ने, मेहरगढ़ को। किस कौन कौन सी खेती उगाई यहाँ पर, जौ। सबसे पहले जो खेती की गई थी जौ की, बार्ली, और गेहूँ उसके बाद, और तीसरे नंबर पर रुई, रुई है ना, कॉटन जो होता है, कपास बोलते हैं जिसे। तो मेहरगढ़ को क्या, रोटी का भंडारण कहा गया है। और यहाँ पर जौ के प्रमाण, जौ, गेहूँ और रुई। अगर हमें एक ऑप्शन लगाना पड़ता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी उपज ये की थी या खेती कौन सी की थी, वो जौ की थी। और डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनी एनिमल्स, इसमें क्या आ जाएगा, डॉग। सबसे पहले कुत्ते को पाला था और सबसे पहले जो खेती की थी वो जौ की गई थी। तो जौ, गेहूँ और रुई, कपास। रुई जो होती है, रुई उसके लिए नहीं कि रजाई में जैसे रुई उसमें बनाएंगे, तो रजाई का उनको क्या सिस्टम ये सब पता होगा। फल होता है ना उसका, जिसको हम देसी भाषा में बिनोला बोलते हैं, तो उसे शायद खाने में प्रयोग करते होंगे वो लोग, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे मेहरगढ़, एक यहाँ पर बुर्ज होम, बुर्ज होम एक जगह है, बुर्ज होम, मेहरगढ़ बुर्ज होम। और एक गुफ कराल, गुफ कराल। देखना बुर्ज होम की विशेषता देखिए, बुर्ज होम ये जम्मू एंड कश्मीर, और गुफ कराल भी जम्मू कश्मीर। इनकी क्या विशेषता है, यहाँ पर गर्तनुमा निवास मिले हैं। उनके जो निवास थे या घर जिसमें वो रहते थे, गड्ढानुमा, वो गड्ढा बना लिया करते ज़मीन में, उसी में रहते थे। वो नहीं कि कोई दीवार बनाई गई या कुछ भी, या गड्ढे का आकार रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। क्या बनाएंगे, वो गड्ढा बनाएंगे, गड्ढे के अंदर वो रहते थे, या फिर आयताकार भी गड्ढा ही होगा, इन गड्ढों में वो रहते थे। तो ऐसे एक गड्ढानुमा आकृति में यहाँ के घर मिले बुर्ज होम। बुर्ज होम की सबसे बड़ी विशेषता थी। दूसरी एक और विशेषता थी क्या, अब ये स्वाधान प्रणाली से जागरूक हुए थे। स्वाधान प्रणाली, अब ये मृत व्यक्ति को दफनाने भी लगे थे। एक इसमें क्या हुआ, स्वाधान प्रणाली, स्वाधान, दफनाने की प्रणाली, दफनाना।
दफनाने के लिए क्या करते थे, कब्र भी एक गड्ढे के आकार की ही बनाते थे, गर्तनुमा, मतलब गर्त का मतलब गड्ढा। तो उसमें जो मृत व्यक्ति था उसको खड़े होकर ही रखते थे उसमें, जैसे अब तो लिटा कर करते हैं, है ना, साउथ और नॉर्थ में ये करते हैं उसका सिर पैर। लेकिन पहले क्या था कि वो गड्ढानुमा एक कब्र बनाएंगे, उसी में स्वाधान करते थे, उसमें दफनाते थे। और उसकी जो प्रिय वस्तु, सबसे प्रिय अधिक वस्तु मानते थे वो कुत्ते को ही। इसके साथ में वो कुत्ता भी दफनाता था, कुत्ता। और कब्र कैसी होती थी, जैसा उनका घर होता था ऐसे ही इनकी कब्र भी होती थी। कब्र भी गड्ढे के आकार की या गर्त के आकार की होती थी। और निवास स्थान जो इनके घर होते थे वो भी गड्ढानुमा होते थे। तो क्वेश्चन ये आया कि कौन सी ऐसी संस्कृति थी या कौन सा वो स्थल है जिसमें मनुष्य के साथ साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया। तो कौन सा आ जाएगा वो, ये बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये क्षेत्र वहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर घाटी में, वैली में आ जाएगा। तो इसकी साइट कौन कौन सी, मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुफकराल। एक जगह आ जाएगी यहाँ पर कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा का क्षेत्र जो होगा ये इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद। यहाँ सबसे पहले चावल के अवशेष मिले हैं, चावल। देखना क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चावल के अवशेष कहाँ पर, वहाँ लोथल और रंगपुर भी आता है ऑप्शन में, हड़प्पा, लोथल और रंगपुर। वो तो हम पढ़ेंगे सिंधु काल में, ये बात हो रही पाषाण काल में। सबसे पहले पाषाण काल में जो चावल के अवशेष मिले थे ये किस में मिले, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है, और इलाहाबाद में। तो यहाँ चावल के अवशेष थे। सेकेंड एक जगह आएगी चिरांद। चिरांद की क्या विशेषता होगी, चिरांद, हाँ इसी का आ जाएगा, तो यहीं पर लिख दें चिरांद। चिरांद बिहार में स्थित है, बिहार, बिहार। अब तक जो औजार बनते थे, उपकरण बनते थे, ये किसके बनाते थे, प्रस्तर के, यानी कि पत्थर के। अब यहाँ पर हड्डियों से बनाने लगे। तो जो पहला उपकरण या हथियार बनाया था ये हिरण के सींग से बनाए थे इन्होंने, हिरण, हिरण के सींग। तो क्वेश्चन ये आया है कि चिरांद में किसके अवशेष मिले, हिरण के सींग के, या फिर उन्होंने जो हथियार बनाया वो हिरण के सींग से पहले बनाया। तो जो चिरांद बिहार से अवशेष मिले हैं, उनको नुकीला बनाया गया होगा शिकार को भेदने के लिए, जैसे खाल होती है उसको पहनते होंगे या कुछ भी शरीर ढकने के लिए अपना, उसमें छेद करते होंगे। अब उपकरण किसके बनने लगे थे, और भी शार्प, अब हिरण के सींग से शुरुआत की। ठीक है जी। तो यहाँ से चिरांद किसके लिए है, हड्डियों से उपकरण। तो चिरांद, कोल्डी हवा, गुफकराल, बुर्ज होम। एक इसकी सबसे अधिक विशेषता क्या थी कि यहाँ पर चाक का आविष्कार हुआ था, चाक। और चाक से ही बना पहिया, चाक से क्या बनाया गया, पहिया। और चाक जब बना था तो ये शायद संभवतः मिट्टी से बर्तन बनाने लगे होंगे। अब यहाँ पर कुंभकारी, इसमें इन्होंने कुंभकारी सीखी थी, बर्तन बनाने की कला, कुंभकारी, कुंभकारी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक काल में कुंभकारी या चाक का आविष्कार किसमें हुआ, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कुंभकारी, और इसी में शव को दफनाने लगे थे। अब से पहले दफनाने की टेक्निक नहीं थी। और इसमें गड्ढानुमा वो आकृति के घरों में निवास करने लगे थे। एक उनका स्थायीकरण भी हुआ था, क्योंकि जब घर बना तो उनका अब स्थायीकरण होगा, वो परमानेंट बना होगा वहाँ पर, ऐसी कुछ उनकी राय रही होगी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि पशुपालन किस में सीखा है, मध्य पाषाण काल में। अरे वही, इसमें तो क्या आ जाएगा, पशुपालन, पशुपालन। और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। और नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार या फिर पहिए का आविष्कार किया, पहिया। और एक स्वाधान, स्वाधान यानी कि दफनाना, दफनाना। और इसमें कृषि अपनी चरम सीमा पर थी। पहली कृषि के अवशेष मेहरगढ़ से जो मिले हैं, तो मेहरगढ़ को इसीलिए अन्न का भंडार कहा जाता है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए। तो ये समझ आया टॉपिक। इसके बाद में जो हम करेंगे सिंधु सभ्यता वाला करेंगे, तो इसमें इतना ही होगा। वैसे अगर बुक आप पढ़ना चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं उसके लिए, प्राचीन इतिहास के लिए। तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।